तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है हमारा। तो इसमें सबसे पहले हमें ये सीखना होता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले जो क्वेश्चन जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही हमें समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लाइफ प्रोसेस का मतलब को वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो ये दिखाती हैं कि कौन सा व्यक्ति लिविंग है, कौन सा नहीं है, और क्या बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कोई लिविंग है या नहीं है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ कैन बी डिसाइडेड एन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट, यानी कि कोई इंसान जिंदा है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ एक क्राइटेरिया बन सकता है डिसाइड के लिए कि कोई व्यक्ति जो है इंसान जिंदा है या नहीं है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, यानी कि जो अंदर से ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, वो भी क्या है, एक क्राइटेरिया है। लेकिन एक्सटेंसिक ग्रोथ, यानी जो बाहर से ग्रोथ हो रही है, वो एक क्राइटेरिया नहीं है, विल नॉट बी अ क्राइटेरिया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सैंड माउंटेन्स आते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक्सटेंसिव ग्रोथ के एग्जाम्पल के लिए कौन है, हमारे सैंड माउंटेन्स हैं। सैंड माउंटेन्स यानी कि मिट्टी से बने हुए पहाड़, बर्फ़ से बने हुए पहाड़, ऐसे ये जो होते हैं, ये सब के सब हमें ग्रोथ में ही आते हैं। लेकिन ये देखा नहीं जा सकता, ये इसको एक तरह से ग्रोथ नहीं मान सकते। सेकंड पार्ट आता है हमारा लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि अब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि हमें बताता है कि कोई इंसान जिंदा है या नहीं है। लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, तो वो भी तो एक तरह से लिविंग है ना, प्लांट्स भी तो लिविंग है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लोकोमोशन एक क्राइटेरिया तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है। बट नॉन लिविंग कांट, यानी कि नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कांट रिप्रोड्यूस। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ठीक से कांट रिप्रोड्यूस है, यानी वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप जैसे कि कुछ ट्रांसजेंडर्स हो जाते हैं, कुछ ह्यूमंस हो जाते हैं। म्यूल, हिंदी म्यूल क्या होता है, हॉर्स और डोंकी का जो क्रॉस होता है वो इन दोनों से मिलके बना होता है। सेम हिंदी के साथ भी होता है, किसी में एक मेल हॉर्स होता है, डोंकी फीमेल होती है, तो किसी में फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी होता है। अब फोर्थ पार्ट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक बेसिक प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी के इनसाइड चल रही है, अंदर चल रही है। और ये जो रिएक्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से लिविंग बोल सकते हैं। अगर कोई लिविंग है तो वो क्या कर रहा होगा, मेटाबॉलिज्म शो कर रहा होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये जो रिएक्शंस हैं ये जो है आराम से बाहर भी कराई जा सकते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भी कराई जा सकती हैं, जो कि क्या है, नॉन लिविंग है। इस चक्कर में इसे हम क्राइटेरिया मानते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है ये भी। और लास्ट में आता है हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है जो कि अपनी तरफ रहता है। यानी कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनमें भी इनफैक्ट अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो हम क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। सेल्फ कॉन्शियस क्यों होते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए सब चीज़ें पता होती हैं कि हम कहाँ, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, हम सब चीज़ें जानते हैं। तो अब अगर कोमा का केस देखा जाए तो वहाँ पर पर्सन कॉन्शियस तो नहीं होता है, लेकिन सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस दिखा रहा होता है। इस चक्कर में हम उसे क्या कह देते हैं कि ये लिविंग है। वहीं पर अगर मैं ये चीज़ देखना चाहूँ कि सर ये सब क्या हुआ है यहाँ पर कि मतलब आपने चारों प्रोसेस बताई, पांचों प्रोसेस बताई, तो इन सभी प्रोसेस में अगर देखा जाए तो सारी प्रोसेस मिला करके कोई पर्सन अलाइव है या नहीं, ये सब जाना जाता है। यानी कि इनके बिना आप नहीं देख सकते कि कोई इंसान लिविंग है या नहीं। तो अब चलते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ और बेसिक प्रोसेस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस, यानी कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए एक इंसान के लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहला आता है हमारा न्यूट्रिशन। इसको 4 प्रोसेस में बांटा गया है। पहला होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन, और तीसरा है हमारा सर्कुलेशन, एंड फोर्थ वन, सर्कुलेशन के बाद फोर्थ वन इज आवर एक्सक्रीशन। ठीक है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना, विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग। तो न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन जो है 2 टाइप का होता है, पहला होता है ऑटोट्रोफिक, दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक। अब ये आला हमने पहले पढ़ ही लिया था, अभी हमने देख लिया था। अब ऑटोट्रोफिक क्या होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में
इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं, बाय फूड मेक इट्स फूड बाय सेल्फ। अच्छा एक बात बताइए, खाना तो हम भी अपने आप बनाते हैं, तो क्या हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है? सर जी हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है, क्योंकि ये जो खाना बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से बनता है। किससे बनता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से बनता है। इसमें एग्जांपल्स आते हैं ग्रीन प्लांट, सारे के सारे। अगर ग्रीन प्लांट नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से क्या नहीं करेगा, वो वहाँ पर किसी भी प्रकार से आपका फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक नहीं बोला जाएगा। और दूसरा एग्जांपल होता है सर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों होता है? ये एक्चुअल में एक बैक्टीरिया है, एल्गी नहीं है, इसका नाम एल्गी है सिर्फ, ये काम का एल्गी नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया है। इसके पास भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर लेता है, ये आराम से अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर लेता है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया हमारा, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वगैरह हो गए। इन सब की हेल्प से अगर आप खाना बना पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से आप खाना बना पा रहे हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। अब प्लांट्स के अंदर तो ये चीज़ हो जाती है, और वो कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैसे लिखा जाता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। यानी कि क्या मतलब हुआ, प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं यहाँ पर, और किसके हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो इसकी जो रिएक्शन होती है, जो बैलेंस्ड रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, ये C6CO2 + 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose and water and oxygen। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ ग्लूकोज बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और वाटर बनाया जाता है, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पर निकल जाती है। बाय प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि ये प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं होती, नॉट यूज़फुल फॉर प्लांट। याद रखेंगे आप इस चीज़ को, कि प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं होती है, तो इसको एज अ बाय प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है। अगर देखा जाए ये खाना जो है इसको स्टोर, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि इसको स्टोर नहीं करेंगे, इसको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो इसको स्टोर भी किया जाता है। अब इसको स्टोर कैसे किया जाता है, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसकी फॉर्म में, सॉरी, हाँ, तो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन अगर एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यहाँ पर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, वहीं पर ये अगर प्लांट्स के अंदर देखा जाए तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज तो बनाया जाता है, ग्लूकोज को बनाने के बाद जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज बच जाता है, या जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज एक्स्ट्रा बन जाता है, उसको प्लांट्स क्या करते हैं, आगे फर्दर सेव करने के लिए स्टार्च की फॉर्म में स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, देखिए किस किस चीज़ में कर देते हैं, स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर, और ऐसी चीज़ों में इनको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। आप लोगों ने खाए भी होंगे, स्टेम वाले प्लांट खाए होंगे, जैसे कि शुगर केन वगैरह हो गए आपके, ठीक है। और रूट्स में आपने खाई होगा, कैरेट वगैरह हो गई, कैरेट वगैरह आप खाते हैं। फ्रूट्स में आप लोग फ्रूट्स खाते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, स्टार्च ही तो होता है। और एनिमल्स किस में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड को स्टोर करते हैं। तो अब क्या होता है, ग्लाइकोजन हमें समझ में आ गई कि ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है वो एनिमल्स के अंदर उसमें स्टोर होता है। अब सनलाइट क्या करती है, सनलाइट का काम क्या होता है, सनलाइट का काम फोटोसिंथेसिस के अंदर स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, यानी कि H2O को वो क्या कर देता है, H2 और O2 में कन्वर्ट कर देता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो 2H2O गिव्स 2H2 + O2, और यहाँ पर ये गैस जो होता है एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाती है। इसका मतलब समझे कि इकलौते प्लांट्स के अंदर इतनी शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, वाटर को तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकती हैं, देख सकती हैं, इसको ये देख समझा सकती हैं कि कैसे कैसे अफेक्ट होगा, कैसे कैसे ये काम नहीं करेगा, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। तो पहला होता है हमारा सनलाइट, ये सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है, क्योंकि अभी ये देखिए सन से आता है, सन क्या एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, और सेलेस्टियल बॉडी होने के साथ साथ ये क्या कर रही है, वाटर को भी तोड़ रही है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है। इसके बाद सेकंड आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, देखो क्लोरोफिल होता कहाँ है ये समझते हैं। क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, और लीव्स में भी किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है।
अब क्लोरोप्लास्ट, अब ये लीफ के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो मीजोफिल सेल्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल और दूसरा होता है पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। अब स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स ये ऐसे गोले गोले से ऐसे होते हैं और पैलिसेड मीजोफिल सेल्स लंबे लंबे से होते हैं। अब ये सर डॉट डॉट से क्या दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट डॉट से होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है सर क्लोरोफिल। और वहीं पर सर ये क्या है, ये होते हैं वेस्कुलर बंडल जिसमें आते हैं आपके जाइलम, अगर आपने 9th में याद से ठीक से पढ़ा होगा तो। और वेस्कुलर बंडल्स जाइलम के अलावा दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, इतना होता है। ये क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा जो है कहाँ पर है, अगर हम देख पा रहे हैं तो स्टोमेटा जो है वो लोअर साइड पर प्रेजेंट है। किधर साइड पर प्रेजेंट है, लोअर साइड पर प्रेजेंट है। और ये क्या है, अपनी अपर साइड होती है। अब लोअर साइड को अगर मैं देखूं तो अडेक्शियल बोला जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में पॉइंट लिख रखा है, की पॉइंट लिख रखा है, तो अडेक्शियल बोला जाता है। और अपर साइड ऑफ द लीफ को हम लोग अबेक्शियल के नाम से जानते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अबेक्शियल बोला जाता है। अब इसके अलावा अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पर मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर मोर ग्रीन वाला पार्ट होगा, यानी कि लीफ की नीचे की साइड ज़्यादा ग्रीन होगा और ऊपर की साइड क्या होगा, कम ग्रीन देखने के लिए मिलेगा। अब कम ग्रीन क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं और नीचे की तरफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं। तो लोअर साइड एडेक्शियल साइड जो है वहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रीन देखने के लिए मिलेगा और अपर साइड जो है वहाँ पर आपको कम ग्रीन देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि स्टोमेटा जो है वो कहाँ की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा, लोअर साइड पर देखने के लिए मिलेगा। और ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वाटर। हमारा वाटर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल से। जो प्लांट्स होते हैं वो रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट से क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है पानी को। अगर मैं इसको मेन प्राइमरी रूट मान रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दिस, अगर मैं इसको मेन प्राइमरी रूट मान रहा हूँ तो ये क्या है, इसके छोटे छोटे, आपने लोगों ने देखा होगा कभी भी किसी प्लांट को निकालते हुए कि रूट में, अगर ये रूट है तो रूट में छोटे छोटे से आपको एक मतलब हेयर्स जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते होंगे, उनका नाम होता है रूट हेयर्स होता है उनका नाम। और ये यही रूट हेयर्स होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ना कि रूट करती है। ठीक है, तो रूट हेयर्स हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। अब फोर्थ कंडीशन जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल करते हैं O2। क्यों, क्योंकि बाय प्रोडक्ट की तरफ एक ऐसा क्या करती है, वो बाय प्रोडक्ट की तरह गैस की तरह इस्तेमाल होती है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये स्टोमेटा के थ्रू क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने इंसानों की बात करूं तो जो हमारी ह्यूमंस के अगर मैं बात करता हूँ, ह्यूमंस के अंदर जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो किया जाता है, जो ब्रीथिंग जो की जाती है वो नोज़ के थ्रू होती है। ऐसे यहाँ पर इनके लिए जो नोज़ का काम कर रही है वो क्या है, स्टोमेटा काम करता है, जो कि एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, एटमॉस्फेरिक एयर से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है अपने लिए। स्टोमेटा को यूज़ किया जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि ज़रूरी होती है। और इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए भी इसको काम में लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं सिर्फ, नहीं, वो फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पिरेशन भी करते हैं। अब वो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं डे टाइम की बात करूँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, रेस्पिरेशन उस टाइम पे कम होता है, तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस दिखता है। वहीं पर अगर मैं नाइट टाइम की बात करूं तो वहाँ पर हमें सिर्फ रेस्पिरेशन दिखता है, फोटोसिंथेसिस नहीं दिखती। क्यों, क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि दिन के टाइम पर सनलाइट खत्म हो, रात के टाइम पर सनलाइट खत्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रही है लेकिन सनलाइट खत्म हो गई। अब सनलाइट खत्म हो गई तो हमें सिर्फ क्या देखने के लिए मिलता है, रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि मैंने ऊपर बताया भी है। डे टाइम पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं, वहीं पर नाइट टाइम पर सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, लाइट की ज़रूरत होती है। अब स्टोमेटा का जो वो है स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखता है, थोड़ा सा अच्छे से मैं बता देता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें देख लें आप आराम से अच्छे से। अब ये जो चीज़ें हैं, ये वाली सेल्स को बोला जाता है एपिडर्मल सेल्स। क्या बोला जाता है ना, एपिडर्मल सेल्स बोला जाता है। और ये बोले जाते हैं गार्ड सेल्स।
और गार्ड सेल्स के बाद तीसरा जो सेल होता है, ये तीसरा जो चीज़ है वो है स्टोमेटल अपर्चर। अब इन सब का काम क्या होता है वो समझ लेते हैं। एपिडर्मल का सेल्स यहाँ पर लिख देते हैं। एपिडर्मल सेल्स का काम होता है प्रोटेक्ट द गार्ड सेल। इसका काम है कि गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर ये क्या करता है, सिर्फ गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, गार्ड सेल्स का काम होगा आपका टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। एपिडर्मल क्या करते हैं, गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है सर? स्टोमेटल अपर्चर ही तो मेन चीज़ है। स्टोमेटल अपर्चर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर देता है। यानी कि स्टोमेटल अपर्चर क्या कर रहा है, स्टोमेटल अपर्चर आपके प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करा रहा है, गैसेज एक्सचेंज करा रहा है यही। और अब इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट करता है हमारा गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं। और इसको अगर हम अच्छी तरह से समझें तो देखिए ऐसे होगा कुछ। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी बनाया था, दोबारा बना देता हूँ। डायग्राम आप एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर देख के जाइएगा जिससे कि आपको ईजिली पढ़े। ये क्या है, हमारी एपिडर्मल सेल्स है। और ये क्या है, हमारी गार्ड सेल्स हैं। और ये क्या है, हमारा स्टोमेटल अपर्चर है। तो देखिए होता क्या है स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है, ये O2 और CO2 का एक्सचेंज में काम आता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं O2 CO2 एक्सचेंज। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, गार्ड सेल्स का काम होता है रेगुलेट, जैसे मैंने अभी लिखवाया था, दोबारा से लिख लेते हैं, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। और लास्ट में एपिडर्मल सेल्स का काम होता है गार्ड द गार्ड सेल्स। यानी कि ये क्या करते हैं, गार्ड सेल्स को ही गार्ड करते हैं, इनको कुछ ना हो जाए इस चक्कर में यूज़ किया जाता है इन्हें। अब देखिए होता क्या है, अब ये गार्ड सेल्स देखिए, गार्ड सेल्स जो हैं वो ओपनिंग करते हैं, रेगुलेट करते हैं ना ओपनिंग को। अब ये रेगुलेट कैसे करते हैं सोचने वाली बात है। तो गार्ड सेल्स के अंदर होता है वाटर, क्या होता है, वाटर होता है। जैसे कि यहाँ पर जब ये गार्ड सेल्स टर्जिट होती हैं, मतलब इनके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पानी क्या करता है, बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। और ओपन कंडीशन में, यानी कि ओपन कंडीशन में कैसी शेप की हो जाती है, इनकी शेप कैसी हो जाती है, इनकी शेप हो जाती है बीन शेप। ठीक है, किडनी बीन शेप भी हम इनका नाम ले सकते हैं। तो किडनी बीन शेप आप इनका नाम ले सकते हैं। राजमा जैसे ये दिखने लग जाती हैं, लेकिन जैसे ही पानी क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर भी देख रखा है, आप वैसे देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है डम्बेल शेप। अब डम्बेल शेप में क्या होता है, ये जो स्टोमेटल अपर्चर है अबाउट टू क्लोज हो जाता है, इवन क्लोज ही हो जाता है। तो डम्बेल शेप में क्या माना जाएगा कि क्लोज कंडीशन है, और वहीं पर जो किडनी बीन शेप है उसमें क्या माना जाएगा कि ओपन कंडीशन है। ये वाटर का आउटफ्लो हो रहा है, बाहर की तरफ वाटर जा रहा है, तो क्या है, ओपन कंडीशन मानी जाएगी। और एकदम अंदर की तरफ चला गया है वाटर, यानी कि इनर वॉल्स पे आ चुका है, तो क्या माना जाएगा यहाँ पर कि जो हमारा स्टोमेटा है वो क्लोज हो चुका है। अब बात आती है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमारे अंदर जो एनिमल्स के अंदर जो होता है वो 3 टाइप से होता है। न्यूट्रिशन एनिमल्स जो न्यूट्रिशन जो एनिमल्स के अंदर होता है वो 3 टाइप से, एनिमल जो है न्यूट्रिशन को 3 टाइप से करते हैं। पहला होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो फीड करता है डेड और डिकिंग मैटर पे, यानी कि मरे हुए पे और सड़े हुए पे। आप ऐसे लिख सकते हैं, मरे हुए पे और सड़े हुए पे फीड करता है। जैसे कि आपके हो गए कुछ एग्जांपल्स पे, वल्चर हो गया आपका,
क्रो हो गया, ठीक है, वल्चर हो गए, क्रो हो गए, ये सारे के सारे क्या एग्जांपल्स हैं आपके सेप्रोफिटिक के एग्जांपल्स होते हैं। दूसरा आता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट है वो डिपेंड रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो कि होस्ट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो इसको डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि इसको किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहीं पर सेप्रोफिटिक में उसे मेहनत करनी पड़ती है, उसको क्या करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको सीधा क्या मिलता है, डाइजेस्टेड फूड मिलता है। इसमें कुछ प्लांट्स भी आते हैं, जैसे कैस्कटा जो कि अमरबेल होती है, एक प्लांट है जो कि क्या करता है, अपने खाने के लिए दूसरे पेड़ों पर चिपक जाता है। और कुछ एनिमल्स आते हैं जैसे लीच हो गए, टिक्स हो गए, लाइस वगैरह हो गए, ये सब। अब सर इसमें कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी आते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद तो बना लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन क्योंकि उनको मिलती नहीं है, तो नाइट्रोजन की वजह से वो क्या करते हैं, अपने जो इंसेक्ट वगैरह हैं उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप अगर आप देखना चाहें तो दिखा सकते हैं। अगर मैं पैरासिटिक की बात करता हूँ तो पैरासिटिक में एक तो हमारे आपके अमरबेल आ गई, और अमरबेल के अलावा कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट, अब ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप आता है। वीनस फ्लाई ट्रैप का काम क्या है, इसके खाना तो बना लेता है, ये अपना फूड तो प्रिपेयर कर लेता है, फूड कैन प्रिपेयर बाय इटसेल्फ, ठीक है, ये फूड तो प्रिपेयर कर लेगा। बट अगर असलियत में देखा जाए तो नाइट्रोजन नहीं होने की वजह से, नाइट्रोजन एब्सेंट होने की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन इसको नहीं मिल पाते अच्छी तरह से, तो क्या करता है, इंसेक्ट को ईट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर इंसेक्ट ईटर बन जाता है। ये इंसेक्ट के अंदर नाइट्रोजन होता है, वही हमारे अंदर तो अमीनो एसिड्स होते हैं। हम इंसेक्ट हो गए चाहे एनिमल्स वगैरह हो गए, इनके अंदर तो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसको नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिल जाती है। और थर्ड पार्ट होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है, इनटेक करता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जैसे कि स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट वो करता है, इनटेक करता है, और इन सबको डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। अब ये जो सिंपल फॉर्म है वो हम आराम से ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमने डाइजेशन समझ लिया। डाइजेशन के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड मटेरियल में, जो कि आगे एब्जॉर्ब ईजिली कर लेती हैं हमारी बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी सेल जो होते हैं ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती हैं इसको। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने ये एब्जॉर्ब कर लिया है, इसको डाइजेस्ट कर लिया है, इसको कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लिया है, और ये सारी चीज़ें हमारी सेल जो है एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को अगर हम आगे क्लासीफाई करना चाहें तो 3 बेसिस पे क्लासीफाई होता है। पहला होता है कार्निवोरस एनिमल्स, सेकंड इज हर्बिवोरस एनिमल्स, थर्ड इज ओमनिवोरस एनिमल्स, ठीक है। तो कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर ये जो ओनली मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि हमने पढ़ा भी हुआ है, जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं ओनली वही आते हैं। इसमें आता है हमारा लायन हो गया, टाइगर हो गया, बुल्फ वगैरह हो गए, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मीट खाना पसंद करते हैं, यानी कि डिपेंड रहते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपना खाने के लिए। और इसमें दूसरे आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो ईट करते हैं प्लांट्स को, यानी कि ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इनको प्लांट्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि डियर, रैबिट, स्क्वैल वगैरह, इन सबको प्लांट के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। अगर आप बात कर रहे हैं वीट की, सर ये जो स्क्वैल है वो वीट खाती है या राइस खाती है, चूहे जो होते हैं वो इन सबको खाते हैं, तो ये भी एक तरह से प्लांट ही, क्योंकि प्लांट का जो हमने जैसे पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, स्टार्च होता है, तो वही तो स्टार्च इन्हें मिल रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ये भी एक तरह से हर्बीवोर्स ही हैं। और लास्ट हम आते हैं ओमनिवोर्स में, क्योंकि हम प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, मतलब मीट भी खाते हैं। तो यहाँ पर कौन आते हैं, हम लोग आते हैं। सर हम तो खाते नहीं, ह्यूमन की स्पीशीज़ ली जाती है पूरी, यानी कि कुछ लोगों को क्या होता है, मन करता है खाने का, वो खाते हैं, और जिसका नहीं होता वो नहीं खाते। दूसरा कैट और डॉग वगैरह भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक्स, आप सभी ने इस लेक्चर को देखा, इस लेक्चर को समझा। आगे का जो पार्ट है, आगे जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें आगे आएगा हमारा न्यूट्रिशन अमीबा वगैरह, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस वगैरह, वो हम अगले वाले टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो थैंक्स फॉर द टुडे।